हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स हब में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके अंदर है बिजनेस कॉम्बिनेशन। बेसिकली बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब ये दो या दो से ज़्यादा बिजनेसेस आपस में मिलके एक कंबाइन रूप से काम करने लगते हैं, उसको हम बिजनेस कॉम्बिनेशन कहते हैं, राइट। तो बिजनेस कॉम्बिनेशंस के बारे में जानेंगे, कितने तरह का कॉम्बिनेशंस होता है, हर एक कॉम्बिनेशंस के बारे में और उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। ये हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले आप सभी को समझना है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन होता क्या है। देखिए, बिजनेस कॉम्बिनेशन आर कॉम्बिनेशन फॉर्म्ड बाय टू और मोर बिजनेस यूनिट्स with a view to achieving certain common objectives, स्पेशली एलिमिनेशन ऑफ द कंपटीशन। अब देखिए होता क्या है, आज के कंपटीशन के एरा में आप सभी को पता है, आज जो है आपका एक तरीके से बहुत इंटेंस कंपटीशन हो गया है हर एक सेक्टर के अंदर। चाहे आप किसी भी सेक्टर की बात करें, वो एक पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है, हर सेक्टर में आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब उसमें होता क्या है, बहुत बार जो कंपटीशन की वजह से लॉस किसका सबसे ज़्यादा होता है? जो बेसिकली मैन्युफैक्चरर है, जो बेसिकली सेलर है, उसका ज़्यादा लॉस होता है और जो कंज्यूमर है उसका बेनिफिट होता है। क्योंकि आपको पता है जब भी कंपटीशन बढ़ेगा तो आपकी कॉस्ट कम होगी, बेसिकली प्राइसेस आपके घटेंगे, मतलब प्राइसेस आपके कम होंगे। कॉस्ट आपकी बढ़ सकती है बट प्राइसेस आपके कम होंगे। क्योंकि एक कंपनी कोई भी चीज़ मान लिया जाए 10 रुपीज़ का दे रही, कोई कमोडिटी 10 रुपए का बेच रही है, तो कंपटीशन अगर इंटेंस होगा तो दूसरा जो राइवल फर्म्स होगा, मतलब जो आपका कॉम्पिटिटिव फर्म होगा, उसको कहीं न कहीं सस्ते में बेचने की सोचेगा, सो दैट उसकी जो सेलिंग कैपेसिटी है वो बढ़ सके, तो 8 या 9 रुपए का बेचना स्टार्ट करेगा। इससे होगा क्या, बाद में ये जो फर्म है आपकी ए वाली फर्म जिसने 10 रुपए का बेचा, वो भी अपने प्राइसेस को गिरा देगी। तो इससे अल्टीमेटली जो नुकसान होता है वो बिज़नेसेस का भी होता है। इसीलिए इसके अंदर कुछ कॉम्बिनेशन यूज़ किए जाते हैं जिसके थ्रू ये बात की जाती है कि कहीं न कहीं जो सेम तरह के हम लोग इंडस्ट्रीज़ की बात करें या अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, वो सर्टेन वे में साथ मिलके काम कर सकें, उसी को हम बिज़नेस कॉम्बिनेशंस कहते हैं। सच कॉम्बिनेशंस रेंजिंग फ्रॉम द लोएस्ट कॉम्बिनेशन थ्रू द एसोसिएशन ऑफ द फास्टेस्ट कॉम्बिनेशंस थ्रू कंप्लीट कंसोलिडेशन। अब इसके अंदर देखिए कंसोलिडेशन भी होता है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है एक का दूसरे में मिल जाना। अब डिफरेंट एस्पेक्ट से कंसोलिडेशन होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। अब समझते हैं इसके अंदर कि बेसिक आपने समझ लिया बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है। कंबाइन होना, इतना इसका मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से मर्ज होना, मतलब साथ में मिलके काम करना। अब कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं बिज़नेस कॉम्बिनेशन के, बिज़नेस को कंबाइन करने के हमारे क्या-क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं, बेसिकली क्या-क्या मोटिव हो सकते हैं। वेस्टफुल कंपटीशन, बेसिकली अगर हम लोग जो कंपटीशन है वो एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें लॉसेस हो रहे हैं, उसको वेस्टफुल कंपटीशन कहते हैं, तो वो उस कंपटीशन को दूर करने के लिए। और इकोनॉमीज़ ऑफ द लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या होता है? जैसे-जैसे हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हम प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं और दूसरा इसके अंदर जो आपकी कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट है, उसकी बात की जाती है। अब इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के अंदर ये बात की जाती है, जैसे-जैसे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन के यूनिट को बढ़ाएँगे, हम लोग इनपुट बेसिकली बढ़ाएँगे, तो वैसे-वैसे हमारी जो कॉस्ट पर यूनिट है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, मतलब गिरते जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपने 10 यूनिट प्रोड्यूस किए, ठीक है? 10 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपने कितने रुपए इनकर करी कॉस्ट? 100 रुपए की। और उसके बाद आपने थोड़े से यूनिट बढ़ा दिए, कॉस्ट आपकी सेम ही रही, यूनिट आपने 20 कर दिए, तो पर यूनिट की अगर मैं पहले वाले में कॉस्ट की बात करूँ, 10 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आएगी, क्योंकि 100 को डिवाइड करेंगे 10 से। दूसरे वाले में अगर मैं बात करता हूँ 100 को हम लोग 20 से, क्योंकि हमने इनपुट इसके अंदर बढ़ा दिया है, तो 5 रुपीज़ की यहाँ पे कॉस्ट आ रही है, मतलब कॉस्ट आपकी कम हो गई है। तो इसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो इसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कहते हैं। तो जितना ज़्यादा आपका बड़ा बिजनेस होगा, उसके अंदर कहीं न कहीं आपकी कॉस्ट पर यूनिट की कम आएगी। तीसरा इसके अंदर है डिजायर फॉर दी मोनोपोली पावर। अगर आपको मार्केट के अंदर एक ऐसी मोनोपोली पावर चाहिए, मोनोपोली पावर का मतलब आपको समझना होगा पहले, मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली का मतलब होता है जिसमें बिजनेस में सिर्फ एक ही आपका सेलर होता है। अब मोनोपोली के केस में बेनिफिट क्या होता है? देखिए, बेनिफिट जो सेलर है उसका होता है, क्योंकि जो परचेजर है या फिर जो बायर है उसके पास यहाँ पे चॉइस नहीं होती है कि आपको परचेज अलग-अलग जो सेलर है उनसे करना है। ये चॉइस यहाँ पे खत्म हो जाती है। आपके पास में एक ही सेलर होता है और उस सेलर के पास से ही सभी को सामान परचेज करना होता है। तो सेलर की यहाँ पे मोनोपोली बन जाती है। तो इस तरह की मोनोपोली अगर मार्केट में बनानी है, तो 2-3 जो सेम तरह के बिज़नेसेस होते हैं, वो आपस में क्या हो जाएँगे, कंबाइन हो जाएँगे और पूरा एक यूनिट बन जाएँगे। तो इससे मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी।
बिजनेस साइकिल अगर आपको क्रिएट करने हैं तो उसके लिए भी बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनीज, अलग अलग जो कंपनीज होती हैं वो यहाँ पे बेसिकली जॉइंट स्टॉक कंपनी सारी कंपनीज ही होती हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो गई या फिर आपकी पब्लिक कंपनीज हो गई, वो सभी जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपनीज मिल जाती हैं। और उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ टैरिफ्स। अगर आपको टैरिफ को इन्फ्लुएंस करना है, क्योंकि टैरिफ्स क्या होता है, एक रेट होता है पर्टिकुलर, जो टैक्स का रेट होता है वो देना पड़ता है आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। तो उस केस में अगर हम लोग बात करें, इंपोर्ट पे बेसिकली टैरिफ लगता है, तो उस केस में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो टैरिफ कम कैसे हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग जितना ज़्यादा बेसिकली इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उससे टैरिफ्स आपका कम होंगे। कल्ट ऑफ दी कोलोसल या रिस्पेक्ट फॉर द बिजनेस इसको बोला जाता है, इसके अंदर भी बिजनेस कॉम्बिनेशन किए जाते हैं। और उसके बाद है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी का मतलब क्या है, हर एक जो इंडिविजुअल कंपनी है वो किस तरीके से काम कर रही है, कहीं ना कहीं वो दूसरे जो कंबाइन हो जाएगा बिजनेस तो उसमें यहाँ पे काम आएगा। तो इन वजहों से यहाँ पे कहीं ना कहीं बिजनेस कॉम्बिनेशन फॉर्म होते हैं। ठीक है बात। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, अब टाइप्स की बात करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन, कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं, जिनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन है, फिर वर्टिकल कॉम्बिनेशन, सर्कुलर कॉम्बिनेशन, लेटरल या फिर अलाइड कॉम्बिनेशन, फिर आता है डायगोनल या फिर सर्विस कॉम्बिनेशन। तो ये 5 तरह के टोटल कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन सिंपल सा इसके अंदर फंडा है, जब हमारे पास सेम लेवल की यहाँ पे सेम तरह की बिजनेस एक्टिविटीज वाली फर्म होती है वो आपस में मिल जाती है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन कहते हैं। द हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन टेक प्लेस व्हेन द यूनिट्स कैरिंग ऑन आइडेंटिकल बिजनेस एक्टिविटीज जॉइन हैंड्स टू अचीव सम कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, आइडेंटिकल बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं, मतलब सेम तरह की बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक आईटी कंपनी की सेक्टर की कंपनी है, दूसरी भी आईटी सेक्टर की कंपनी है, तो दोनों मिल जाएंगे तो दोनों का पर्पज एक ही है। ठीक है, दोनों सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, दोनों कंपनीज आपस में मिल जाएंगे, आइडेंटिकल बिजनेस एक्टिविटीज हैं दोनों के, तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाता है। ठीक है बात। इट इज द रिजल्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन विच मीन्स दैट द फर्म और यूनिट्स एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और एट द सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी in trade or commerce combine with each other with a view of the eliminate of the intensity of competition and to derive the economies of large scale business। अब सिंपल सी बात इसके अंदर क्या है, दो तीन चीजों पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहली चीज तो क्या कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होता है इसके अंदर, उसका मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल अलग अलग स्टेजेस पे प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत सारे स्टेजेस उसके अंदर, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, और ऐसे स्टेज पे आप बिजनेस की एक्टिविटी को यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं, मतलब कंबाइन कर रहे हैं, जहाँ पे सेम लेवल है। मान लिया जाए यहाँ पे प्रोडक्शन की 3rd स्टेज है कंपनी 1 के अंदर, और कंपनी 2 के अंदर भी सेम स्टेज है, वही स्टेज है 3rd। तो दोनों यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे, कंबाइन कर लेंगे अपने बिजनेस को, तो भी आपका हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन होगा। या फिर इसके अलावा यहाँ पे है एट द लेवल ऑफ एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी का आपका लेवल है, कहाँ पर आप प्रोडक्ट के कौन से फिनिशिंग स्टेज पे आप पहुंचे हैं, वहां पर भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। या इसके अलावा आपका कंबाइन कॉमर्स है, मतलब कंबाइन बिजनेस या ट्रेड या कॉमर्स आपका है, मतलब जो आपका व्यापार है, जो आपका बिजनेस है वो सेम तरह का है, सेम नेचर का है, तो वहां पे भी आपका हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है बात। अब इनका एक मोटिव होता है, वो क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस, तो वो मैंने आपको बता दिया, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस। और दूसरा होता है कंपटीशन को एलिमिनेट करना, जो इंटेंस कंपटीशन है उसको खत्म करना, क्योंकि दो फर्म है आपस में compete करेंगी तो कहीं ना कहीं इसका लॉस, दोनों फर्म का लॉस हो रहा है इसमें, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, सेम तरह की बिजनेस की कंपनी है तो आपस में ये कंबाइन हो जाएंगी, इसको हम हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए शुगर सिंडिकेट है, ये एसोसिएट हो जाती है सीमेंट कंपनी एसीसी जो आपकी है, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन इन इंडिया, ये एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब हम इसके एग्जाम्पल को डिटेल में देखें, जैसे एसीसी कंपनी है आपका, ठीक है, ये सीमेंट कंपनी है आपको पता है, और लीडिंग सीमेंट कंपनी ये यहाँ पे है। और इसके अंदर अगर बात करें, सीमेंट कंपनी ए हो गई, सीमेंट कंपनी बी हो गई, सीमेंट कंपनी सी हो गई, सीमेंट कंपनी डी हो गई और सीमेंट कंपनी ई हो गई, ये क्या करते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं सभी। ठीक है बात। और इनसे क्या बेसिकली जो एसीसी है, एसीसी के साथ ये कंबाइन हो जाती है सारी की सारी, जिससे कि एक पूरी मार्केट फॉर्म हो जाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल नेचर का हो जाएगा, क्योंकि ये कंपनी भी सीमेंट में डील कर रही है, ये वाली आपकी, और ये वाली कंपनी भी सीमेंट में डील कर रही है, ये कंपनी भी सीमेंट में डील कर रही है, ये वाली भी सीमेंट में डील कर रही है, और ये कंपनी भी आपकी सीमेंट में डील कर रही है, और इसके कहीं ना कहीं पूरा मार्केट आपका फॉर्म हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन कहते हैं।
ठीक है, पहली चीज तो ये हुई। सेकंड की बात करें उससे पहले हम एडवांटेजेस में से बात करते हैं। एडवांटेजेस क्या है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन के? सबसे पहले है वेस्टफुल इंटरफॉर्म कंपटीशन इज एलिमिनेटेड। जो आपका बेनिफिशियल नहीं है कंपटीशन, उस तरह के जो कंपटीशन है उसको एलिमिनेट किया जा सकता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, जिसमें कि किसी का लॉस ना हो। दूसरा है लार्जर कंट्रोल ओवर द मार्केट बाय कॉम्बिनेशन विल मीन बेटर प्राइस एंड द मोर प्रॉफिट। ज़्यादा इसके अंदर अगर कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया, अच्छी यहाँ पे स्ट्रेटेजी बन गई, तो उससे होगा क्या कि आपका जो प्राइजेस है वो यहाँ पे बेटर होंगे, और दूसरी चीज इसके अंदर प्रॉफिट आप अच्छा गेन कर सकते हैं। तीसरा है इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस आर रियलाइज्ड, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया आप लोगों से। द फर्म कैन ऑब्टेन द इक्विलिब्रियम और बैलेंस इन द डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट इन एस्टिमेटिंग डिमांड एंड कंट्रोलिंग प्रोडक्शन। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का पॉइंट मिल सकता है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई पे, क्योंकि इक्विलिब्रियम का पॉइंट वहां पे होता है जितनी आपकी डिमांड है उतनी ही आपके यहाँ पे सप्लाई भी है। इस पॉइंट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम का पॉइंट यहाँ पे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट इज पॉसिबल, तो हम प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन कहीं ना कहीं आपने खत्म कर दिया है, तो कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं, हर एक प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं, हर एक प्रोडक्ट की अलग क्वालिटी, हम आइडेंटिकल प्रोडक्ट हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके क्या है एडवांटेजेस हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके कॉम्बिनेशन की तरफ, जो कि है आपका यहाँ पे वर्टिकल कॉम्बिनेशन। तो वर्टिकल कॉम्बिनेशन जो आपका हॉरिजॉन्टल है उसका ठीक अपोजिट होता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्च फॉर्म्स विच आर इंटरडिपेंडेंट फॉर सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेसिंग। अब वहाँ पे क्या था, हम लोग कह रहे थे सेम तरह का बिजनेस होता है, सेम लेवल पे बिजनेस होता है, सेम स्टेज पे बिजनेस होता है, तो हमारा क्या होता है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की बात यहाँ पे होती है। लेकिन यहाँ पे बात होती है कि अलग अलग लेवल पे, अलग अलग लेवल में, मतलब देखिए जैसे आपने प्रोसेस अकाउंट अगर आप लोग पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा, तो प्रोसेस अकाउंट में क्या होता है, प्रोसेस अकाउंटिंग के अंदर एक जो प्रोडक्ट होता है हमारा, मान लिया जाए हमारा प्रोडक्ट ए है, वो अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है। एक प्रोसेस ए से जाएगा तो प्रोसेस बी पे जाएगा, फिर प्रोसेस सी पे जाएगा। प्रोसेस ए का जो आउटपुट फिनिश प्रोडक्ट होगा, मतलब जो यहाँ पे फिनिश गुड के रूप में बनेगा, वो प्रोसेस बी के लिए क्या होगा, इनपुट का काम करेगा, मतलब इसके लिए रॉ मटेरियल होगा। और यहाँ पे बी पे जो तैयार होकर प्रोडक्ट जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा, वो सी के लिए क्या बनेगा, इनपुट का कार्य करेगा, मतलब इसके लिए ये क्या बन गया, यहाँ पे रॉ मटेरियल बन गया है। तो ये प्रोसेस अकाउंट के अंदर हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज होती है, हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, अलग अलग स्टेजेस की बात कर रहे हैं, अलग अलग प्रोसेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल के। द फर्म्स ऑपरेट एट द सक्सेसिव स्टेज ऑफ द सेम इंडस्ट्री। यहाँ पे क्या होता है, हम अलग अलग स्टेजेस की बात करते हैं। सक्सेसिव स्टेजेस का मतलब होता है बढ़ती हुई स्टेजेस। तो यहाँ पे एक के बाद एक दूसरे स्टेजेस की यहाँ पे बात होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस कॉम्बिनेशन। तो ये प्रोसेस कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हम यहाँ पे बात करेंगे अलग अलग कंपनी की। एग्जाम्पल के लिए मैं एक इनिशियल एग्जाम्पल देता हूँ, सो दैट आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जैसे एक बाइक बनती है, ठीक है, एक बाइक को बनने के लिए आपको पता है उसके अंदर हमको बहुत सारे पार्ट्स चाहिए होते हैं, इंक्लूडिंग इंजन और उसके बॉडी बॉडी पार्ट्स हो गए, टायर्स हो गए और हेड्स हो गया, सब कुछ उसके अंदर चाहिए होता है। तो अलग अलग, ऐसा नहीं है कि सारी जो पार्ट्स हैं एक बाइक के या फिर एक गाड़ी के वो एक ही कंपनी बनाती है, सभी पार्ट्स अलग अलग होते हैं। तो वो जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग कंपनी के, तो वो कंबाइन हो जाते हैं। जैसे आपने बोला कि एक कंपनी क्या बना रही है, उसका बॉडी का पार्ट बना रही है, जो आउटर पार्ट होता है उसको बना रही है। दूसरी कंपनी उसका क्या बना रही है, इंजन बना रही है। तो इंजन बनाने वाले और बॉडी पार्ट्स वाले आपस में कंबाइन हो जाएंगे, जबकि ये सेम लेवल पे नहीं है, ये प्रोसेसिंग अलग अलग लेवल पे है। क्योंकि एक प्रोसेस पूरी होगी तो दूसरी प्रोसेस चालू होगी। तो ये क्या करते हैं, ये कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, मतलब आपस में मिलकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल कॉम्बिनेशन। ऐसे ही मोबाइल के साथ में भी होता है, आपको पता है बैटरी अलग कंपनी की होती है। कभी आपने देखा होगा जब आपकी एक तरीके से जिस फ़ोन में बैटरी निकलती थी, वो फ़ोन में आप चेक करते होंगे, पहले पुराने जो फ़ोन आया करते थे, उसमें डिटैच हो जाती थी बैटरी, तो उसमें आपने देखा होगा मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन, ये सारी चीज़ें बैटरी भी लिखा होता है। और मोबाइल फ़ोन अलग कंपनी का होता है, उसके जो चिपसेट होता है वो अलग कंपनी का होता है। तो सारी चीज़ें जो होती है ना, अलग अलग कंपनी की, अलग अलग जो नेशन है वो वहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है। तो वो अगर आपस में डील कर लेते हैं किसी प्राइस को लेके, किसी प्रोडक्शन को लेके, तो वो वहाँ पे वर्टिकल कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है बात। This type of the combination takes place in an industry when a product passes through a number of the processes। मैंने आपको समझा दिया, अलग अलग प्रोसेसेस से जब एक पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट गुजरता है तो वहां पे फिर वर्टिकल कॉम्बिनेशन बनता है।
इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेसर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं आपके, प्रोसेस 1 2 3 4, इनका इंटीग्रेशन मतलब इनको जोड़ दिया जाता है। इनको जोड़ेंगे तो ही तो पूरी बाइक बनेगी, तभी तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। सच कॉम्बिनेशन आर सूटेड फॉर द इंडस्ट्रियल पोजेसिंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं भी दी गई हैं, उन विशेषताओं को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। चलिए, तो फर्स्ट यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पे दी गई है, वो क्या है? वेयर फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ द वन यूनिट बिकम्स द रॉ मटेरियल ऑफ अनदर यूनिट। ये मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि देखिए होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे मान लिया जाए कि ये आपका क्या बन रहा है, शुगर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपकी चीनी बन रही है मान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गन्ना आएगा आपका, शुगर केन आएगा आपका, उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाएगा, यहाँ पे मशीन के अंदर प्रोसेसिंग की जाएगी। फिर उसके बाद इसके अंदर केमिकल्स वगैरह जो मिलाए जाते हैं उसको वाइटनिंग की जाती है उसकी, फिर जाके आपके लास्ट में शुगर तैयार होती है। तो यहाँ पे जो आपका सबसे पहली स्टेज के अंदर जो शुगर केन है आपका, वो क्या है आपके लिए? रॉ मटेरियल है। उसके बाद जो शुगर केन प्रोसेस हो गया, जो आपने इसके अंदर सिरप उसका निकाला है, जो शुगर केन का रस आपने निकाला है, जो आपने पल्प उसका निकाला है, वो दूसरी प्रोसेस के लिए, क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस में तो वो क्या होगा, फिनिश प्रोडक्ट बन गया, मतलब फाइनल प्रोडक्ट हो गया फर्स्ट प्रोसेस के अंदर। दूसरे प्रोसेस के अंदर वो क्या हो गया, दूसरे प्रोसेस के लिए वो क्या हो जाएगा, इनपुट का काम करेगा। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरे प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल बन जाएगा वो सिरप, जो आपने पल्प निकाला उसका। वैसे ही यहाँ पे दूसरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, तीसरे के लिए दूसरे प्रोसेस का जो फिनिश प्रोडक्ट होगा वो आपका इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल का काम करेगा। यही चीज यहाँ पे बताई गई है। दूसरा है वेयर प्रोसेसेस आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि अगर आप एक भी प्रोसेस इसके अंदर छोड़ देंगे तो आपकी शुगर नहीं बन पाएगी, तो इसीलिए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, एक एक जो प्रोसेस है वो दूसरे प्रोसेस को पूरा कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पे सी पॉइंट यहाँ पे है, वेयर बैलेंस्ड प्रोडक्शन इज नेसेसरी एंड सम कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रोसेस में हम लोग रॉ मटेरियल की सप्लाई में हम लोग बैलेंस यहाँ पे बैठा रहे हैं। जैसे जैसे हमारे प्रोसेस के लिए हमारी जो रिक्वायर्ड है रॉ मटेरियल, वैसे वैसे हम लोग क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए फिनिश्ड प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कॉटन टेक्सटाइल का एक एग्जांपल दिया गया है, किस तरीके से यहाँ पे क्लोथ्स तैयार होते हैं, तो वो पूरा प्रोसेस दिया गया। देखिए, सबसे पहले कॉटन की फार्मिंग होती है, ये आपका प्रोसेस 1 हो गया। फिर कॉटन की गिनिंग होती है, फिर कॉटन स्पाइनिंग होती है, स्पिनिंग किया जाता है उसका, कॉटन फिर वीविंग होती है, प्रिंटिंग एंड डाइंग होती है, फिर रेडीमेड क्लोथ्स बनते हैं, फिर यहाँ पे मार्केट में इसको सेल किया जाता है। तो ये जो आपका फर्स्ट प्रोसेस है ये है, सेकंड प्रोसेस दूसरा हो गया, तीसरा प्रोसेस, चौथा प्रोसेस, पांचवा प्रोसेस और छठा प्रोसेस, और ये लास्ट में 7th वाला प्रोसेस हो गया। तो फर्स्ट में जो आपका कॉटन फार्मिंग होगी, कॉटन फार्मिंग का जो प्रोडक्ट बनेगा, फिनिश प्रोडक्ट जो कॉटन आएगा, वो सेकंड प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, आपका इनपुट हो जाएगा, मतलब इसके लिए ये रॉ मटेरियल हो जाएगा। ठीक है बात। और वैसे ही इसका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा वो तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल बन जाएगा। इसी तरीके से इसके अंदर काम चलता रहेगा। तो ये जब तक चलेगा, कब तक चलेगा ये, जब तक कि आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार ना हो जाए, फिनिश्ड गुड तैयार ना हो जाए, फाइनल प्रोडक्ट यानी कि मार्केट में सेल करने के लिए तैयार ना हो जाए। ठीक है बात। तो ये आपका दूसरा हमने पढ़ा है, वर्टिकल कॉम्बिनेशन। अब आगे चलते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। एडवांटेजेस क्या है, अश्योरेंस ऑफ द रॉ मटेरियल। इसके अंदर बेसिकली हर प्रोडक्ट के लिए, हर जो स्टेज है बेसिकली, तो उस स्टेज के लिए आपको पता है रॉ मटेरियल अश्योर है, क्योंकि किस प्रोसेस के अंदर कौन सा रॉ मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल, कौन से प्रोसेस या कौन से स्टेज का रॉ मटेरियल जाना है वो फिक्स होता है। दूसरा है इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग स्टेजेस से गुजर रहा है, तो हर स्टेज के अंदर यहाँ पे क्वालिटी चेकिंग होती है, जिससे कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपकी इनहेंस होती है, इंप्रूव होती है। तीसरा है इकोनॉमी इन एक्सपेंसेस। जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसमें इकोनॉमी मतलब कमी आती है, कहीं ना कहीं कम खर्चे पे हम ज़्यादा काम कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है अलग अलग प्रोसेस से हम किसी प्रोडक्ट को गुजार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अलग अलग जगह पे बनता तो उसमें ज़्यादा खर्चा आता, लेकिन प्रोसेस से होकर गुजरता है तो एक मटेरियल दूसरे के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है, एक का फिनिश प्रोडक्ट दूसरे के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है, तो इसमें एक्सपेंसेस एज कम्पेयर टू अदर मेथड कम होते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल्स बेसिकली वो होते हैं जब हम लोग बात करते हैं अपने अलग अलग स्टेजेस की, जैसे कोई डिप्रेशन का स्टेज होता है, कोई बूम का स्टेज होता है, ठीक है ना, तो ये अलग अलग स्टेज साइकिल्स होते हैं ट्रेड के, तो इनसे यहाँ पे प्रोडक्शन मिलती है।
इंक्रीज इन इफिशियंसी, कार्य क्षमता बढ़ती है, इफिशियंसी बढ़ती है इसके अंदर, क्योंकि हर एक स्टेज के अंदर फिक्स्ड यहाँ पे मैन पावर है, काम आपका फिक्स है, तो उनको वही काम वहाँ पे करना है जिससे कि इफिशियंसी आपकी इंक्रीज होती है। अश्योरेंस ऑफ सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्शन की हम अश्योरेंस पहले तय कर लेते हैं, कितना प्रोडक्शन है, कितना रॉ मटेरियल आपका होगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट कितना होगा आपका, फिनिश्ड यूनिट कितनी होंगी आपकी, तो उससे क्या होता है मार्केटिंग करने में, सेल करने में आसानी होती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो देखिए लिमिटेड यूटिलिटी है इसके अंदर। लिमिटेड यूटिलिटी का मतलब क्या है कि अगर हम सिर्फ प्रोसेस के केस में इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, जब हम प्रोसेस की केस में मतलब प्रोसेस वाले गुड्स को फॉलो करेंगे, जो प्रोसेस वाले गुड्स होते हैं अलग अलग, जैसे आपके हम लोग बात कर तेल की, तो तेल आपका हो गया, चीनी आपका हो गया, इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपके प्रोसेस में फॉलो होते हैं, तो लिमिटेड यूटिलिटी होती है। इकोनॉमी जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल, इसमें लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तब पॉसिबल होता है जब आपका हॉरिजॉन्टल नेचर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है। तीसरा है म्यूचुअल डिपेंडेंस, क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेजेस हैं। अगर हमने एक स्टेज को पूरा नहीं किया, मान लिया जाए 4 स्टेज है इसके अंदर, स्टेज 1 पूरा नहीं हुआ तो स्टेज 2 भी पूरा नहीं होगा, स्टेज 2 का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ तो स्टेज 3 का प्रोसेस पूरा नहीं होगा, तो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है। अगर एक का भी आपका प्रोसेस सही से काम नहीं करेगा तो पूरा प्रोडक्ट आपका इफेक्ट होगा। लेस कोऑर्डिनेशन इसके अंदर होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है अलग अलग स्टेजेस पे काम हो रहा होता है, तो कोऑर्डिनेशन जो है कम हो रहा होता है। अगर एक ही जगह पे काम होगा तो कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आपका आता है सर्कुलर कॉम्बिनेशन। अब सर्कुलर कॉम्बिनेशन क्या होता है? इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ दो यूनिट्स which are producing and marketing different type of the goods and services and they want to have common administration। अब सर्कुलर कॉम्बिनेशन वो होता है जहाँ पे हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स के गुड्स और सर्विसेज की मार्केटिंग की जाती है, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो कंट्रोल होता है वो एक ही जगह पे होता है। मतलब क्या है कि कोई एक कंपनी होती है, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, तो उस केस में क्या होता है उनका एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मेन जो कंट्रोलिंग एजेंसी होती है, कंट्रोलिंग जो ऑफिस होता है वो तो एक ही होता है, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट में डील कर रहे होते हैं। जैसे ग्रोसरी के आइटम्स हो गए, फैशन ब्यूटी के आइटम्स हो गए, स्पोर्ट्स के आइटम्स हो गए, तो वो एक ही कंपनी प्रोड्यूस कर रही होती है, लेकिन उसके अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है बात। जैसे आपके हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, HUL है, तो इस तरह का एग्जाम्पल है। इट इज ऑल्सो नोन एज द मिक्सड और कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री या फिर मिक्सड कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। This type of the combination is achieved by the interlocked directorates or common boards of directors or common managing director who provide administrative integration। सिंपल सी बात है, हम लोग कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर भी आपका कॉमन होगा, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन है वो भी यहाँ पे कॉमन होगा। The main cause for the growth of the such combination may be that of the firm having surplus funds cannot be grow in a particular line and it may take the advantages of existing investment opportunities in other lines। अब इस तरह के कॉम्बिनेशन को करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन तब इम्पॉर्टेंट है जब आपका एक प्रोडक्ट सही से नहीं चल रहा, आपने एक प्रोडक्ट को बनाया लेकिन उसकी मार्केटिंग आपकी या उसकी सेलिंग बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रही है, तो उस केस में आप क्या करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट को बनाते हैं, अलग अलग मतलब अपना आप क्या बढ़ाना चाहते हैं मार्केट एक्सपेंशन करना चाहते हैं। तो मार्केट एक्सपेंशन कैसे होगा? जब आप अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाएंगे तो आपकी पकड़ मार्केट में अलग अलग सेक्टर में यहाँ पे बढ़ेगी। पर्सनल ambition of the certain management to become big may also be cause for the such combination। तो इसके अंदर क्या है, अगर आप मार्केट शेयर गेन करना चाह रहे हैं, अगर हम पर्सनल सेंस में बोले तो एक एम्बिशन क्या हो सकता है मैनेजमेंट का कि ज़्यादा हमको अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना है, मतलब मार्केट में हमको ज़्यादा अच्छी पकड़ बनानी है, ज़्यादा एरिया को कवर करना है, तो उस केस में भी ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। जैसे इंडिया के अंदर क्या है टाटा बिरला या जेके ग्रुप है, डालमिया है, इस तरह के एग्जाम्पल हैं जो सर्कुलर कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। अब इसके एग्जाम्पल को और डिटेल में समझते हैं। जैसे देखिए बिरला ग्रुप है, बिरला ग्रुप क्या है, ये कंपनी का बेसिकली ये ग्रुप है कंपनीज का अलग अलग। इसके अंदर देखिए स्टील का भी काम होता है, सीमेंट का भी काम होता है, शुगर का भी काम होता है, पेपर मिल का भी काम होता है, कॉटन का भी काम होता है, कॉटन टेक्सटाइल में। तो ये अलग अलग है, लेकिन ये सारे किसके अंदर काम कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है? बिरला ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेटिव है डिपार्टमेंट, यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर आपका एक ही है, लेकिन जो आपके सेक्टर्स हैं वो अलग अलग है। स्टील फैक्ट्री भी है, सीमेंट फैक्ट्री भी है, शुगर मिल्स भी हैं, पेपर मिल भी हैं, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स भी हैं, ये इसका एग्जाम्पल है।
ठीक है बात। अब इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इकोनॉमीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन है, क्योंकि आपके एक ही जगह से क्या हो रहा है, बिजनेस मैनेज हो रहा है, मतलब मेन जो बिजनेस का आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक ही जगह पे है, जो हम लोग हेड ब्रांच की बात यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरा है एंटरप्रेन्योर कैन ग्रो विदाउट एक्वायरिंग मोनोपोली। इसके अंदर आपके मोनोपोली की बात नहीं हो रही है, लेकिन एंटरप्रेन्योर इसके अंदर अच्छा ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि मोनोपोली की बात नहीं है, इसके अंदर मार्केट शेयर को एक्वायर करने की बात है। तो अलग अलग डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट आपके पास में होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट पे काम आपका होगा, तो उस केस में आपका बिजनेस भी अच्छा ग्रो करेगा। अच्छा, डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं इसके अंदर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन में रिड्यूस कॉस्ट अप टू द सर्टेन पॉइंट बियॉन्ड विच डिस इकोनॉमीज में सेट इन। अब इसके अंदर एक डिसएडवांटेज क्या बोला जाता है, अगर हम लोग काफ़ी टाइम पीरियड तक क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट का एक्सपेंशन करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, तो उस केस में होगा क्या, काफ़ी टाइम पीरियड तक तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसका मतलब क्या है कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आएगी जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपने इतने सारे प्रोडक्ट बना दिए, इतने सारे प्रोडक्ट आपके बिक नहीं रहे, तो उस केस में एक लेवल के बाद आपकी कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा है इट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर इन ए फ्यू हैंड्स इन द कंट्री। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ एंड इनकम मे अपीयर विद ऑल दियर सोशल इकोनॉमिक एविल्स। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम इस तरह की ग्रुपिंग करेंगे तो आपको पता है मार्केट शेयर अगर हमने बढ़ा दिया, किसी कंपनी ने अपना बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर दिया, उस केस में यहाँ पे क्या होता है ना, आपकी इकोनॉमिक पावर जो है कुछ लोगों के हाथ में चली जाती है। कहने का मतलब जैसे इंडिया के अंदर ही देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी कंपनी डोमिनेटिंग कंपनीज हैं, जैसे आपका रिलायंस इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है। तो अगर वो किसी तरह का चेंजेस चाहते हैं तो कुछ मतलब खुद से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक तरीके की पावर है, मोनोपोली है उनके पास कुछ सेक्टर्स के अंदर। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑफ इनकम्स होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि एक कंपनी इतने सारे सेक्टर्स में काम कर रही है और कोई कंपनी एक सेक्टर में भी सक्सेसफुल नहीं है, तो इससे क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम हो सकता है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस की बात हमने करी है। उसके बाद अगला यहाँ पे आता है जिसको हम लोग कहते हैं लेटरल और अलाइड कॉम्बिनेशन। It is the combination of the firms producing different type of those commodities but being allied in one way or other। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स की, लेकिन वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी तरीके से एक साथ जुड़े हुए होते हैं। इट मे बी, अब दो तरीके का ये हो सकता है, देखिए लेटरल और अलाइड कॉम्बिनेशन दो तरीके का हो सकता है। एक तो आपका कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन हो सकता है, दूसरा आपका है डाइवर्जेंट लेटरल कम्युनिकेशन हो सकता है। दो तरीके का ध्यान में इसको आपने रखना है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन की, तो इसके अंदर क्या है, रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ द दोज बिजनेस यूनिट्स हुज प्रोडक्ट फॉर्म द अलाइड कंपोनेंट्स ऑफ द मेन लाइन ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसके अंदर क्या है ना, जो हमारे कंपोनेंट हैं अलग अलग, वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं एक मेन प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एग्जाम्पल दूसरा भी दूंगा, लेकिन अभी के एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग समझते हैं, एक गाड़ी को समझ लेते हैं, एक कार आपकी बन रही है, तो कार बनने के लिए आपको पता है अलग अलग कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग सेक्टर्स की आपको यहाँ पे कंपोनेंट की, अलाइड कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। तो वो सारे किसको बनाने के लिए यहाँ पे यूज होंगे, इस कार को बनाने के लिए यूज होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, इसको इंटीग्रेट करने के लिए यूज हो रहे हैं, तो ये आपका कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है बात। इट इज द फॉर्म ऑफ द मटीरियल इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंटिंग प्रेस यूनिट में इंटीग्रेट विद द यूनिट्स डीलिंग इन द मशीनरी, टाइप्स, पेपर्स, इंक। अब यहाँ पे देखिए क्या बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है अगर आपको एक प्रिंटिंग प्रेस को सेट करना है, तो उसके लिए आपको कौन कौन से यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। देखिए, मशीनरी आपको चाहिए होगी, टाइप्स आपको चाहिए होंगे, पेपर्स आपको चाहिए, इंक आपको चाहिए, और भी चीज़ें आपको चाहिए। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से आप क्या बना पाएंगे, प्रिंटिंग प्रेस को सेट कर पाएंगे। तो ये क्या है आपका, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन। समझ गए बात को। डिफरेंट मटेरियल ऑफ द दो यूनिट कन्वर्जेज ऑन द सेम प्रोडक्ट। तो ये डिफरेंट मटेरियल जो यूज हुए हैं, जैसे आपके मशीनरी हो गए, पेपर्स हो गए, इंक हो गए, ये क्या कर रहे हैं, एक सेम प्रोडक्ट को कन्वर्ज कर रहे हैं, मतलब इसको आप असेंबल कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया भी है, अगर आप देखेंगे तो ये प्रिंटिंग प्रेस है, और प्रिंटिंग प्रेस को बनाने के लिए देखिए यहाँ पे इंक का यूज हुआ, पेपर्स का यूज होंगे, कार्डबोर्ड का यूज होगा, टाइप का यूज होगा। तो ये सारे मिलके किसके लिए कर रहे हैं यहाँ पे काम, प्रिंटिंग प्रेस पे काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका, कहीं ना कहीं कन्वर्जेंट आपका यहाँ पे हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब दूसरा आता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब क्या हो गया, इसका ठीक उल्टा हो यहाँ पे हो जाएगा। जहाँ पे आपके पास में रॉ मटेरियल सेम है,
सेम रॉ मटेरियल का यूज करके अलग अलग प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं, उसको हम डाइवर्जेंट कॉम्बिनेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं डाइवर्जेंट कॉम्बिनेशन क्या होता है। डाइवर्जेंट कॉम्बिनेशन इज ब्रॉड about where firms are producing different commodities but using the same raw material combined together। यहाँ पे अलग अलग आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं लेकिन सभी के लिए रॉ मटेरियल एक ही सोर्स से आ रहा है, उसको हम डाइवर्जेंट कॉम्बिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टील मिल मे अप्लाई स्टील फॉर द नंबर ऑफ द अलाइड कंसर्न फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट सच एज ट्यूबिंग, मशीनरी, इंजीनियरिंग गुड्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे अगर आपको देखिए, ट्यूबिंग अगर आपको करनी है, मशीनरी आपको यूज करनी है, इंजीनियरिंग आपको करनी है, तो उसके लिए आपको स्टील मिल से ज़रूरत पड़ेगी, मतलब स्टील मिल की आपको ज़रूरत है। तो यहीं से आप क्या करेंगे, सोर्स लेंगे, यहाँ से आपकी ट्यूबिंग भी होगी, मशीनरी भी अवेलेबल होगी और आपकी इंजीनियरिंग भी यहाँ से होगी। तो ये आपके लिए क्या होगा, यहाँ पे स्टील मिल की बात करें तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल का सोर्स हो गया। क्या हो गया, रॉ मटेरियल सोर्स। तो यहाँ पे सभी लोग क्या करेंगे, इसी सोर्स का यूज यहाँ पे कर रहे हैं, तीनों टाइप के। ठीक है बात, तो इस तरीके से ये काम होता है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं हम। इसके अंदर एडवांटेजेस में क्या है, इकोनॉमीज इन द मैनेजमेंट टेक प्लेस सिंस द यूनिट्स कैन एम्प्लॉय कॉमन मैनेजरियल एक्सपर्ट। तो यहाँ पे क्या है, इकोनॉमीज ऑफ मैनेजमेंट आपकी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सेम तरह के एक्सपर्ट हैं, मैनेजरियल एक्सपर्ट्स हैं, उनका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बेसिकली उनको हम काम पे रख रहे हैं। मार्केटिंग कॉस्ट आर कंसिडरेबल रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग कहीं ना कहीं सेम सोर्स से रॉ मटेरियल का यूज कर रहे हैं, तो उससे हमारी मार्केट कॉस्ट कम आएगी। अनइंटरप्टेड एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल इज इंश्योर्ड। क्योंकि रेगुलर सप्लाई और अनइंटरप्टेड सर्विस है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो सोर्स है वो हमारे पास प्री डिटरमाइंड सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स है। तो वहाँ पे हम लोग हमेशा रॉ मटेरियल जो एक कन्वीनियंट जो मात्रा में है उसमें रखे रहेंगे, ताकि हमारे पास कोई कमी यहाँ पे ना हो। डिसएडवांटेजेस की बात करें, सच कॉम्बिनेशन बिकम मोनोपोलीज एंड देयरफॉर आर एंटी सोशल। अगर हम इस तरह के कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये मोनोपोलीज को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सोर्स एक ही है, यहाँ पे रॉ मटेरियल का यूज कर रहे हैं, तो इससे मोनोपोलीज बढ़ रही है, जो कि एंटी सोशल होता है एक तरीके से। द आउटपुट ऑफ द कंस्टिट्यूट यूनिट इज पर्पसली रिस्ट्रिक्टेड एंड दे डू नॉट यूज फुल कैपेसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस ओनली दैट क्वांटिटी विच गेट्स कंज्यूम्ड विद द कॉम्बिनेशन। अब इसके अंदर सिर्फ हम वही क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं जितना क्वांटिटी हमें सोर्स से मिल रहा है, मतलब जितना रॉ मटेरियल हमको मिल रहा है उसके एक्स्ट्रा हम नहीं कर सकते, क्योंकि सोर्स हमारे पास फिक्स्ड है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। अब इसके बाद हम लास्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जो कि हमारे पास में है डायगोनल या फिर सर्विस कॉम्बिनेशन इसको बोला जाता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेन यूनिट प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ द गुड्स विद द यूनिट्स विच प्रोवाइड ancillary services or supply services required to keep up the production. For example, an iron and the steel company may require power and the same may be supplied by the another unit. If both of them combine, it would be called diagonal combination. अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे बात की जाती है कि जब हम लोग एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास में अलग अलग नेचर के गुड्स हैं, मतलब अलग अलग सर्विसेज आपके पास में हैं, अलग अलग सेक्टर के आपके पास में सर्विसेज हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को हम डायगोनल या फिर सर्विस कॉम्बिनेशन कहते हैं। बेसिकली इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सिलरी सर्विसेज की बात कर रहे हैं, सप्लाई सर्विसेज की बात यहाँ पे की जा रही है। अब जो सोर्स है यहाँ पे, बेसिकली सोर्स आपका इसके अंदर सेम रहता है, लेकिन हमारा जो काम रहता है या हमारे जो प्रोडक्ट रहते हैं उसमें डिफरेंशिएशन आपको दिखता है। सर्विस कॉम्बिनेशन इसके अंदर होता है, सर्विसेज की ज़्यादा बात इसके अंदर की जाती है। अब एग्जांपल के लिए जैसे आपको आयरन एंड स्टील प्लांट यहाँ पे दिख रहा है, इससे हम क्या पावर जनरेशन यूनिट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और दूसरी तरफ हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस यूनिट को इस्टेब्लिश किया। अब ये दोनों यूनिट जो है आयरन एंड स्टील प्लांट के लिए काम कर रहे हैं। अभी देखिए सेक्टर आपके पास में दो अलग अलग है, यूनिट ये आपके पास में दो अलग अलग है, लेकिन ये दोनों सेम आपके प्लांट आयरन एंड स्टील प्लांट के लिए काम कर रहे हैं। तो ये इसके लिए क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, इसके लिए सर्विस दे रहे हैं। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं डायगोनल या फिर सर्विस कॉम्बिनेशन। जैसे डायगोनल का मतलब क्या होगा ना, यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं डायग्नोज करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम सर्विस दे पाएंगे। यहाँ पे अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उससे हम उसको डायग्नोज कर पाएंगे, तो ये डायगोनल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है। ठीक है बात। अब इसके हम लोग एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में क्या है, इट हेल्प्स इन अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन ऑपरेशन। ऑपरेशन आपके क्या है, एक तरीके से इसके अंदर जो हो सकते हैं वो बेटर हो सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी इसके अंदर आ सकती है।
इट इंश्योर्स रेगुलर एंड अनइंटरप्रेटेड सर्विसेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसके अंदर क्या है, रेगुलर और अनइंटरप्रेटेड आपकी सर्विसेज यहाँ पे हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि आपके सर्विसेज रेगुलर है। वेस्टेज ऑफ टाइम ड्यू टू ब्रेकडाउन इज रिड्यूस टू द ग्रेट एक्सटेंट। यहाँ पे आपके जब ब्रेकडाउन हो जाता है, जब आपकी लाइट चली जाती है या आपकी पावर कट हो जाती है, वहाँ पे जो वेस्टेज होता है उसके लिए कहीं ना कहीं ये जो वेस्टेज है ये बचाया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में पावर जनरेशन यूनिट हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस यूनिट हो गया, ये सारी मतलब अलग अलग यूनिट्स हमारे पास में फिक्स हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तुरंत वो काम करना स्टार्ट करते हैं। इट इंश्योर सर्विसेज ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड। जैसे जैसे क्वालिटी का स्टैंडर्ड का वर्क चाहिए वो यहाँ पे इंश्योर किया जाता है इन यूनिट्स के द्वारा। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की बात की जाती है। इट कैन इंक्रीज कॉम्पिटेटिवनेस एज मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑनगोइंग प्रोडक्शन इज गिवन। तो इसके अंदर कंपटीशन आपका बढ़ सकता है, जैसे इन्फॉर्मेशन आपकी जो है ऑनगोइंग प्रोडक्शन पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो उससे आपका कंपटीशन इंक्रीज हो सकता है। दूसरा है इट में कंज्यूम टाइम ऑफ द एम्प्लॉयज। तो इसके अंदर टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है, क्योंकि बार बार अगर ब्रेकडाउन हो गया या बार बार किसी तरह की कोई यहाँ पे फॉल्ट आता है तो उससे कहीं ना कहीं टाइम यहाँ पे कंज्यूम होता है। तो ये हमने यहाँ पे बात करी है दोस्तों आज सारे के सारे जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है उनकी। तो 5 तरह के बिजनेस कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।